रिकनेक्ट हो गए हैं। अच्छा जी, तो मैं जो बात कर रहा था नॉर्मल बैलेंसेस का, तो नॉर्मल बैलेंसेस जो भी आएंगी, तो एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा, लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट। अब ये कैसे नॉर्मल रहते हैं, इसका मतलब ये है कि अब अगर एसेट में आप देखेंगे तो उसमें हमने कहा जो भी इंक्रीज होगा वो डेबिट में होगा, तो आप देखते हैं कि इंक्रीज जो है वो डिक्रीज से हमेशा ज्यादा होगा। तो इसलिए हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड ही बचेगा एसेट का। इसी तरह आप देखते हैं कि जो इंक्रीज जो लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू है वो क्रेडिट में होगा, और डिक्रीज जो है वो डेबिट में है, तो डिक्रीजेस इंक्रीज से कम होते हैं, तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस नजर आएगा, और डेबिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस नजर आएगा किसका, एक्सपेंस। अब यही चीज हम देखते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ये कैसे मेंटेन होंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एज्यूम किया था एक फोटोकॉपीइंग सर्विसेज का। मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा, वो फिगर तो मुझे याद नहीं है कि हमने कौन कौन से फिगर लिए थे, लेकिन हाइपोथेटिकली हम उसको दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमने बनाया था एक क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन करना चाहते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वो कैसे रिकॉर्ड होगा। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक डेट एज्यूम कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 1 जनवरी को क्या हुआ था कि मिस्टर अब्दुल्ला था, 1 जनवरी को अब्दुल्ला ने मिस्टर अब्दुल्ला हैज इन्वेस्टेड, पूछ लीजिएगा कि वो 5 लाख रुपए थे शायद, तो 5 लाख रुपी इन द नेम ऑफ हिज बिजनेस, जो कि था फोटोकॉपिंग सर्विसेज, जो भी था उसका अब्दुल्ला, मैं कह देता हूँ कि ए फोटोकॉपी, फोटोकॉपिंग सर्विसेज, ठीक है। ये उनका क्या था, ये उनका बिजनेस है। अब ये देखें, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको हमने कैसे देखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने देखा था कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो एक साइड पे 5 लाख का कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ 5 लाख की इक्विटी इंक्रीज हो रही है। याद आ रहा है, ठीक है। अब यही इक्वेशन अगर वो तो हमारे अब जहन में होता है कि इक्वेशन को कैसे करना है, लेकिन अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, रिकॉर्ड में पहले बनाएंगे जो मेजर करके रिकॉर्ड हम सेव करते हैं, वो रिकॉर्ड की जो पहली चीज होती है उसको हम कहते हैं जर्नल। तो यहाँ पे मैं एक जर्नल बनाने की कोशिश करूंगा दूसरी चीज से, ये आपके सामने अगर नजर आ रही है तो हमारे साथ, ये मैं पहले मर्ज कर दूं इनको, ये मेरे पास होगा जर्नल, जर्नल। अब ये हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, यहाँ पे आप ऐसे करें कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो हमेशा सबसे पहले इस बुक में क्या होती है, रिकॉर्ड होती है, और यहाँ से फिर वो प्रोसेस होती है। जैसे हमने कहा था मेजर एंड प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, तो वो जो पहली बार जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रही होती है वो इस जर्नल में रिकॉर्ड होती है। तो पहले हमारे पास एक कॉलम होता है जिसका नाम होता है डेट, फिर हमारे पास दूसरा होता है विद नेम पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। ये हमारे पास मेनली 4 रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। वैसे तो अब इसमें देखा जाए तो एक लेजर फोलियो भी बनता है, जो कि ये डेबिट और क्रेडिट से पहले यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे यानी एक और भी बन सकता है जिसको लेजर फोलियो कहते हैं। वो पहले मैनुअल रिकॉर्ड जब मेंटेन होता था तो वो हमेशा अपने लेजर्स को ट्रैक कर सकते थे बआसानी, वहां से अकाउंट नंबर होता था, उसमें पेज नंबर मेंटेन कर लेते थे। एनीवे, अब ये हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है, ये जो 1 जनवरी को हुआ, 1 जनवरी को क्या हुआ, मिस्टर अब्दुल्ला हैज इन्वेस्टेड 500,000 इन द नेम ऑफ हिज बिजनेस ई फोटोकॉपीइंग सर्विसेज। तो उसने क्या किया कि बिजनेस के पास 1 जनवरी को, यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, 1 जनवरी 20 को
क्या हुआ कि बिजनेस के पास कैश, एक एसेट, कैश आया, कैश अकाउंट। तो हमने कहा था कि कैश क्या है, एक एसेट है। एसेट में इंक्रीज क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो एसेट डेबिट। कितना इंक्रीज डेबिट। आया, 500,000। तो यहाँ पे हम ये रुपीज, बल्कि रुपीज की जरूरत नहीं है, 500,000 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 500,000 हमारा कैश डेबिट हुआ, क्यों, क्योंकि एसेट में इंक्रीज है। इसी तरह दूसरी साइड पे हम कहते हैं एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि हमारा इक्विटी भी तो इंक्रीज हुआ है। इक्विटी भी कितनी इंक्रीज हुई है भाई, मालिक ने 5 लाख रुपए जब बिजनेस को दिए तो बिजनेस पे उसका क्लेम बन गया। तो 5 लाख रुपए का इंक्रीज, तो वो मालिक का नाम अब्दुल्ला, तो ये आ जाएगा अब्दुल्ला कैपिटल। और ये अब्दुल्ला कैपिटल कितना हो गया, 500,000 उसका। ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। इसी तरह हम जब हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, जैसे अब मैं कहता हूँ कि कैश टू अब्दुल्ला कैपिटल या कैश टू इक्विटी, ये हमारे एक ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे मैं नरेशन लिख सकता हूँ। और नरेशन क्या लिख सकते हूँ कि इन्वेस्टमेंट एज बाय ऑनर, ताकि पता लगे कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज की थी, किस नोयत की थी। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के बाद उसके नीचे एक लाइन लगा देते हैं। अब आपको लगता है कि हमारे पास वैसे तो ये मुझे बनाने नरेशंस चाहिए कि लिखनी इसमें जरूरी भी है। आपको एक कॉलम नजर आ रहा है। ये कॉलम बना लेता हूँ, इस तरह हम कॉलम मेंटेन करते हैं। तो ये पहले ट्रांजैक्शन हमारी हो गई है कि ओनर है मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500,000 रुपीज। तो 500,000 कैश जिसको मौसूल हुआ, कैश एक एसेट है, एसेट में इंक्रीज डेबिट हुआ 500,000 से। और इसी तरह वो पैसे कहाँ से आए, वो मालिक ने दिए। तो वो मालिक ने जो पैसे दिए वो क्या हो गए, ये 500,000 रुपीज क्रेडिट हो गए, क्योंकि इक्विटी में इंक्रीज हमेशा क्रेडिट होगी। ये हो गया। अब ये देखें ये कौन सी एक्टिविटी है, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या हुआ कि मालिक ने पैसे दिए, तो ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू होगी। तो अब हम जाते हैं कि सपोज कीजिए कि 2 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि बिजनेस ने जो है 6 मंथ एडवांस रेंट पे किया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं business paid an advance rent of rupees, एज्यूम कर देते हैं कि 120,000 6 months। अब इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर इसको आप एनालाइज करते हैं इस ट्रांजैक्शन को, ये 2 जनवरी थी, तो हम कहते हैं बिजनेस पेड एन एडवांस रेंट ऑफ 120,000 फॉर 6 मंथ। अब ये 6 मंथ का एडवांस रेंट पे हुआ है। ये 6 मंथ का एडवांस रेंट जब पे हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमारा एक एसेट कम हो रहा है। और वो कौन सा एसेट कम हो रहा है, जी हाँ, कैश, क्योंकि हमने कैश पे किया। कैश। तो जब भी यस कैश हम पे करेंगे तो कैश में जो डिक्रीज होगी वो हम क्रेडिट करेंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारे पास एक एडवांस रेंट, यानी वी हैव गॉट द राइट टू यूटिलाइज दैट स्पेस। वो गुलाब जामुन बन गया, अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये गुलाब जामुन क्योंकि अभी तक हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। तो एसेट में इंक्रीज विद नेम प्रीपेड रेंट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो आप ये देख रहे हैं ये जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन 2, ये सिर्फ और सिर्फ एसेट की मेंटेनेंस है। हम कहते हैं कि एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। इस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको याद होगा कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको मेंटेन कर रहे थे तो हमने कैश से माइनस किया और हमने एक नया अकाउंट बनाया था जिसका नाम था एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, जर्नल में
ये देखें ये जर्नल है, हम क्योंकि ये सेकंड ट्रांजैक्शन है तो हम यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, ये कौन से डेट को ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो हम कहते हैं कि 2 जनवरी 2020 को ये ट्रांजैक्शन हुई। और इसमें क्या हुआ, हमने प्रीपेड रेंट, एक प्रीपेड रेंट, हमारे पास एक एसेट इन कंट्रोल आया, ठीक है, ये एक एसेट है जो कि हमारे कंट्रोल में आ गया। वो स्पेस जो है उसको हम अब कह रहे हैं कि वो जो स्पेस है 6 मंथ्स का कंट्रोल हमारे पास है, तो हमने उसको एसेट कंसिडर किया। और इस एसेट को जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमने कितना इंक्रीज इसमें हुआ, इस एसेट में 120,000। ये तो हो गया प्रीपेड रेंट में इंक्रीज, जो हमने एक एसेट में इंक्रीज के लिहाज से डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। साथ ही हमारे पास कैश जो है, कैश अकाउंट, अगर आप इसको एनालाइज करें तो हमने कैश पे किया 120,000। जब हमने कैश पे किया तो कैश क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन कैश, कैश अकाउंट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन एसेट मस्ट बी क्रेडिटेड। ये हो गया 180,000 से क्रेडिट। ये भी हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये देखें, ये हमें ट्रांजैक्शन कंप्लीट कैसे पता लगता है, कि जब हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाते हैं किसी खास ट्रांजैक्शन, तो हम उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसकी नरेशन हम लिखेंगे, पेड 6 months एडवांस रेंट, ताकि बाद में अगर कोई इसको देखे तो उसको पता भी लगे कि ये किस चीज की ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, तो मैंने इसके नीचे एक लाइन खींच दी है, ठीक है, लाइन खींच, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमें पता लग गया कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। तो ये 2 ट्रांजैक्शन हुई। पहले हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी को क्या किया, रिकॉर्ड किया। अब ये हमारी तकरीबन आप देख सकते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि ये करंट एसेट है, 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सिर्फ वही होगी क्योंकि हम ऐसे एसेट खरीदें जो कि सालों साल हमारे साथ रहे, ठीक है। तो ये हमारी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई, तो उसको हमने रिकॉर्ड किया। अब हमारे पास स्पेस भी है, हमारे पास funds भी है, तो हम अपनी कारोबार को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑपरेशन के लिहाज से इसको ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें और फर्नीचर चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि 4 जनवरी को, यानी 3 जनवरी तक ये क्या करता रहा, उसकी चीजें ढूंढता रहा, और 4 जनवरी को इसने क्या किया, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर और रुपीज, हम एज्यूम कर देते हैं 100,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रेडिट में इसको कंसिडर करूँ, यानी उसने परचेज किया लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। तब ये देखें कि अगर उसने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है 4 जनवरी को, तो ऑफिस फर्नीचर जब इसके कंट्रोल में आ जाएगा, तो ये कंट्रोल में क्या आया, एक एसेट आया जो कि एक लॉन्ग टर्म इसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इसमें ये खासियत है, तो हम कहते हैं कि फर्नीचर फिक्सचर इज एसेट। तो ये फर्नीचर फिक्सचर एक एसेट है, उसमें इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन जब इसको परचेज किया गया तो उसने कोई कैश पे नहीं किया। जब उसने कैश पे नहीं किया और इसको क्रेडिट पे खरीदा गया, तो उस पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। देखें यहाँ पे क्या लाइबिलिटी, जब उसमें लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो लाइबिलिटी में इजाफा होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी लाइबिलिटी। ये जो लाइबिलिटी है ये किस चीज की है, ये कोई लोन नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया, उसको सामान दे दिया है और उसको कहा कि पैसे आप 3 महीने या 1 महीने या 15 दिन या 20 दिन में फिर हमें दे देंगे। तो इसको जो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे जी, 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी 20 को हम ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास एसेट में एक इजाफा आया है,
एसेट में इजाफा क्या हुआ है कि हमारे पास जो एसेट आया उसका नाम हम रख रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर। वेरी गुड, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये हमारे पास एक फिक्सचर, और इसकी वैल्यू हमने कितनी देखी कि ये कितनी वैल्यू का खरीदा गया, 100,000। तो इसमें इंक्रीज आया है 100,000 का। 100,000। वेरी गुड। तो एसेट साइड पे एक इंक्रीज आ गई। अब एसेट साइड पे इंक्रीज आ गई लेकिन कैश में कोई डिक्रीज नहीं हुआ। तो कैश में अगर कोई डिक्रीज नहीं हुआ, प्रीपेड रेंट में भी कोई डिक्रीज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये मालिक ने अपने घर से भी नहीं दिया तो इसकी वजह से उस पे एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है। अब ये जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, इस लायबिलिटी को हम क्रिएट कर रहे हैं कि इस लायबिलिटी को हम भाई मानेंगे कि ये जो लायबिलिटी है ये हमारा है ट्रेड क्रेडिटर। ठीक है, पाकिस्तानी जो टर्मिनोलॉजी है उसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं, ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। और जो अकाउंट पेएबल, हाँ, अकाउंट्स पेएबल, यहाँ पे मैं अकाउंट्स पेएबल भी साथ ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। तो ये दोनों ट्रेड क्रेडिट या अकाउंट पेएबल एक ही चीज है। आप अकाउंट पेएबल बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं उसी के मुताबिक इसको मेंटेन करूंगा। तो ट्रेड क्रेडिटर हमें एक लायबिलिटी अब पे करनी होगी। क्यों? क्योंकि अब हम लायबल हो चुके हैं, वी आर नाउ ऑब्लाइज्ड, और इसकी वजह से फ्यूचर में हमारा कैश आउटफ्लो भी होगा। तो कितना इंक्रीज है, 100,000। तो ये 100,000 जो है हमारा 100,000। हाँ, ये 100,000 जो है हमारा इसमें इंक्रीज आ चुका होगा। तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन दोबारा, तीसरी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हुई। ये कौन सी है? ये इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्टमेंट इसको मैं कह रहा हूँ? क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर कोई महीनों के लिए नहीं खरीदा गया, ये खरीदा गया है तकरीबन कोई आप कह दें कि 5-10 साल तक ये बिजनेस में चलता रहेगा, इस्तेमाल होता रहेगा। तो इसलिए ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब ये क्या हुआ कि हमने क्या है कि परचेज्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर एंड फिक्सचर क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट से पता लगेगा कि हमने जो है खरीदा है क्रेडिट पे, यानी लायबिलिटी पे खरीदा हुआ है, कोई पैसों पे नहीं खरीदा। ये हमारी एक ट्रांजैक्शन हो गई। अब साथ ही क्या हो गया कि हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर भी आ गया 4 को। तो हम अब एज्यूम करते हैं कि 6 जनवरी को उसने क्या किया। अब जो मेन जो ये काम करेगा वो क्या है? वो है फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, तो अब इसमें क्या, कॉपिंग मशीन। अब वो मशीन हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये खरीद रहा है, तो हम कहते हैं कि परचेज्ड फोटो कॉपिंग मशीन फॉर रुपीज, और एज्यूम कर देते हैं कि ये जो फोटो कॉपिंग मशीन है ये इनको 350,000 में पड़ा, 350,000। ठीक है, 350,000। लेकिन इसमें हुआ क्या, उन्होंने पे किया while paying rupees 300,000 in cash, 300,000 in cash, and the remaining balance will be paid on as a credit। अब इसको आप जो है देखिए, एनालाइज कीजिए कि एक फोटोकॉपिंग मशीन खरीदी गई है जिसकी जो असल कीमत है वो है 3.5 लाख रुपए, 350,000। बिजनेस ने फैसला किया, उनके साथ निगोशिएट किया कि हमारे पास 3.5 तो नहीं है, लेकिन हम 300,000 अब देंगे, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो रिमेनिंग बैलेंस हम लेटर ऑन पे करेंगे एज क्रेडिट। ठीक है,
तो अब ये अगर लेटर ऑन एज क्रेडिट पे करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 300,000 जो है और या 50,000 जो है इनको कोई डिस्काउंट नहीं मिला, वो इनकी लाइबिलिटी बनेगी। तो अब हो क्या रहा है, अब इसमें तीन चीजें क्या है इफेक्ट हो रही। एक नया एसेट आ रहा है जिसका नाम हम एसेट फोटोकॉपिंग मशीन रख सकते हैं या इसको इक्विपमेंट कहेंगे, ठीक है। फोटोकॉपी मशीन इस कहेंगे क्यों, क्योंकि बाद में अगर ये कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर में भी इक्विपमेंट में आ जाएगा। हम कहेंगे कि ये है हमारे पास इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट कितने हैं 350,000, और ये 350,000 का इंक्रीज आया। दूसरी तरफ कैश में डिक्रीज आ रहा है, कैश में डिक्रीज कितना आ रहा है 300,000, और साथ ही एक लाइबिलिटी 50,000 की, तो वो एक क्रिएट हो रही है 50,000 लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी। अब ये 6 जनवरी को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे जर्नल में हमारा 6 जनवरी 20 को क्या हुआ, हमने इक्विपमेंट परचेज किया। तो इक्विपमेंट हमारा एक एसेट है, उसमें इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एसेट मस्ट बी डेबिटेड, इक्विपमेंट डेबिट, ठीक है, वो डेबिट हो रहा है। कितना डेबिट हो गया, अब इसकी टोटल जो अमाउंट है, 350 टोटल अमाउंट 350,000, वेरी गुड। तो ये 350,000 हमारा जो इक्विपमेंट है वो डेबिट हो गया। साथ ही हमने कहा कि अब दो और अकाउंट इसकी वजह से इफेक्ट हुए हैं, ये इंक्रीज इन जो एसेट है वो क्या हुए हैं, वो इफेक्ट हुए हैं। अब इफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा कैश है उसमें डिक्रीज आया, और डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट होगा। कितना डिक्रीज आया था, 300,000 वेरी गुड 300,000। 300,000 तो 300,000 हमने 300,000 का सर, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो हो गया 350,000, एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ 300। तो अब ये इक्वल नहीं है, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन भी अनबैलेंस्ड है, और ये भी आप ट्रांजैक्शन देखें तो इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम एसेस करेंगे। तो 50,000 क्या चीज, वो है हमारी लाइबिलिटी, वेरी गुड। तो वो लाइबिलिटी अकाउंट पेबल, ट्रेड, हाँ ट्रेड क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल, कितनी 50,000। अब हमने यही रूल लगाया था 50,000 कि लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 50,000 का जो है वो क्या हुआ, लाइबिलिटी। अब इसकी नरेशन में क्या आएगा, अब ये देखें इक्विपमेंट मैंने परचेज किया है लेकिन पूरा का पूरा कैश भी पे नहीं किया। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, परचेज्ड कॉपियर इक्विपमेंट भी लिख सकता हूँ, या इसको शॉर्ट कर दे फोटोकॉपियर ऑन पार्शियल पेमेंट। अब ये जब मैंने पार्शियल पेमेंट लिख लिया, देखें ये एक आप देख सकते हैं कि पार्शियल फुल पेमेंट नहीं है, तो वो हमें बता देगा अच्छा ये पार्शियल पेमेंट थी। तो हमें ऊपर भी नजर आ रहा है कि ठीक है पार्शियल पेमेंट कितनी हुई 300,000 की। तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इसके नीचे लाइन लगा देता हूँ। तो ये मेरी एक तीसरी ट्रांजेक्शन भी हो गई। अब देखें क्या क्या हुई, हमने पहली ट्रांजेक्शन की फाइनेंसिंग की, ये फाइनेंसिंग, ये हमारी ऑपरेटिंग, मैंने कहा कि ये हो गई। ये हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हमने रिकॉर्ड कर दी। एक फर्नीचर फिक्सचर की में हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा हमने इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, और इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह से हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे जो इफेक्ट आया वो हमने किस तरह रिकॉर्ड किया। अब ये रिकॉर्ड हो गया। अब इसके अलावा जो हम कहते हैं कि हमने अपना बिजनेस चलाना है, तो फोटोकॉपियर के लिए हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टेशनरी, यानी हम कहते हैं कि जो फोटोकॉपिंग सप्लाईज हैं हमें वो चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और ट्रांजैक्शन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी 9 जनवरी, 8 जनवरी को कर देते हैं, 8 जनवरी को 20। अब क्या हुआ कि हमने सप्लाईज खरीदनी है, किस चीज की सप्लाईज, हमने सप्लाईज खरीदनी है जो फोटोकॉपिंग है उसके लिए, यानी हमारी स्टेशनरी। तो हम कहते हैं यहाँ पे लिख लेंगे स्टेशनरी परचेज, बल्कि लिख लेंगे परचेज्ड स्टेशनरी फॉर रुपीज
मैं इसको कंसिडर करता हूँ 35,000 रुपीज, ठीक है, 35,000 रुपीज इन कैश, ठीक है। ऐसे कैश की लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। परचेज स्टेशनरी फॉर रुपीज 35,000 इन कैश, या हम कहते हैं कि पेड फॉर द परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ऑफ 35,000। तो ये हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन आ गई। अभी ट्रांजैक्शन देखें कि ये है क्या। हमने स्टेशनरी परचेज की थी, अच्छा मैंने स्टेशन लिखा है, स्टेशनरी नहीं लिखा, ठीक है, स्टेशनरी। अब हमने स्टेशनरी जो परचेज की 35,000, ये जैसे ही हमने परचेज की तो ये कंज्यूम नहीं होगी, ठीक है, ये हमारे पास पड़ी हुई है, यानी जब हम सर्विस जनरेट करेंगे तब ये तो ये स्टेशनरी हमारा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सा अकाउंट है, ये है एसेट, ठीक है। अब ये एसेट है स्टेशनरी, हमने खरीद ली तो हमारे पास स्टेशनरी में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, स्टेशनरी में इंक्रीज, और डिक्रीज क्या हो रहा है, हमारा कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या आप ये खुद कर सकते हैं? जी, कैसे कर सकते हैं? पहले आप यहाँ पे डेट डालेंगे, कौन सा डेट आएगा, 8 जनवरी, कैश डिक्रीज हो जाएगा, हाँ जनवरी 20। सबसे पहले हमने डेबिट को रिकॉर्ड करना होता है, और वो है इंक्रीज इन व्हाट, इंक्रीज इन एसेट। कौन सा एसेट, स्टेशनरी, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेशनरी स्टेशनरी अकाउंट। अब स्टेशनरी अकाउंट में कितना इजाफा हुआ था, 35,000, ठीक है। तो स्टेशनरी अकाउंट 35,000 ये हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या हो रहा है भाई, क्रेडिट हो रहा है कैश, हमारा कैश जो है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। कितने से कम हो गया, 35,000 से कैश 35,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे नरेशन क्या आएगी, परचेज स्टेशनरी, वेरी गुड, स्टेशनरी ऑन कैश, वेरी गुड, ऑन कैश। बस ये जो है हमारा ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब साथ साथ क्या होता है कि स्टेशनरी के साथ हम एक और भी हाइपोथेटिकल ले लेते हैं कि ऑफिस को या वो अपनी जो शॉप है उसको मेंटेन करने के लिए जो हम कहते हैं कि स्टोर सप्लाई भी वो खरीदेगा, यानी उसको सफाई करने के लिए झाड़ू पोछा स्वीप, आजकल तो वैसे ही कोरोना आया हुआ है तो उसने वो सब कुछ लेना है, अल्कोहल बेस्ड जो डिटॉल है, सैनिटाइजर, हाँ हैंड सैनिटाइजर भी लेगा, ठीक है। तो ये आएगी, तो हम कि 9th ऑफ जनवरी को परचेज किए क्या, उसने स्टोर सप्लाईज क्या किए, परचेज, स्टोर सप्लाईज परचेज और ये कंज्यूम कर देते हैं, बहुत सारे नहीं, हम ये कह देते हैं कि ये कहते हैं कि 1500, ठीक है, 1500 रुपए के 1500 रुपए के सप्लाईज खरीदेंगे। तो अब स्टोर सप्लाईज क्या है, ये भी एसेट है, क्योंकि ये जैसे ही ले लिए गए तो ये कंज्यूम नहीं होंगे, तो ये अगर ये कंज्यूम नहीं हुए तो इसको एज एसेट माना जाएगा। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो रेंट माना था वो हमने माना था कि 6 मंथ रेंट, तो उसको हमने एसेट माना था। लेकिन अगर यहाँ पे हम 1 मंथ रेंट पे करते ना, 2 के वो एडवांस में होता, लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एट बनाना है तो उसको हम रेंट एक्सपेंस मान सकते थे। इसी तरह अगर ये स्टोर सप्लाई मैंने इसको 1500 ताकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आ जाए, ताकि हम कहें इसको मान सके कि हाँ ये 1500 एकदम से 2 दिन में कंज्यूम नहीं होगी, 2-3 महीने चल जाएंगे। तो 2-3 महीने चल जाने के लिए हम इसको एसेट कंसिडर करेंगे, इसको एक्सपेंस कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक बार फिर 9th जनवरी को 20 को क्या हुआ, हमारे पास एक एसेट आया, स्टोर सप्लाई एक एसेट आया, उसमें इंक्रीज हुआ कितने का, 1500 का, तो इंक्रीज क्या हुआ, हमने इसमें रिकॉर्ड कर दिया इंक्रीज। और साथ ही हमने कहा कि हमने कैश पे किया,
तो जब हमने कैश पे किया तो कैश में क्या होगा, कैश पे की कैश डिक्रीज हो जाएगा, कैश का डिक्रीज 1500, डिक्रीज में 1500 ठीक है। 1500 नरेशन क्या आएगा, परचेज स्टोर सप्लाईज store supplies on cash वेरी गुड, इन कैश या on cash ऑन कैश। अच्छा अब ये सर एक क्वेश्चन है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो इसके नीचे हम 9 लगा देंगे, ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब जी हमने एक और सर एक क्वेश्चन था सर, करना है कि ये जो एक हमने क्वेश्चन परचेज किए थे ना फर्नीचर लाख रुपए, ठीक है, हमने उसकी पेमेंट करनी है। वैसे हम कर सकते हैं ये ऐसा कि हाँ भी बिल्कुल भाई, 1 चले गए थे, 1,20,000 चले गए थे, तो 5 लाख में कितने ले गए, 80, और 3 लाख ये चले गए तो 80,000। अच्छा हम पूरी नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 10 तारीख को उसने पार्शियल पेमेंट की, ठीक है, 10 जनवरी 20 को पेड कितना बचेगा रुपीज 50,000 for the purchase of furniture, fixture of कौन सी तारीख को हमने किया था, 4 जनवरी, एज ऑफ 4 जनवरी 2020। अब क्या हमने किया कि हमने जो फर्नीचर परचेज किया था उसकी 1 लाख रुपए हमने देने थे, ठीक है, उसमें से कितने पे हुए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50,000 उसमें पे हुए, ठीक है, paid 50,000 for the purchase of furniture fixture as of 4 January 2020 को जो हमने खरीदा। अब इसमें हो क्या रहा है, अब देखें हम जब पेमेंट करेंगे तो हमारा एक एसेट कम हो रहा है, कौन सा, कैश। तो हमारा एसेट जब कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी तरफ जब हम क्रेडिट क्रेडिट कर रहे हैं किसकी, यस सर लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं ना, ये हमारी क्या थी, लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी थी, ट्रेड लायबिलिटी क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर वेरी गुड, ट्रेड क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी थी। जब उसको मैं पे कर दूंगा तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जब वो डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। वेरी गुड। डेबिट तो 10 जनवरी को यहाँ पे 10 जनवरी 20 को क्या हुआ, हमने अपनी लाइबिलिटी पे की, कौन सी, ट्रेड क्रेडिट लाइबिलिटी आ गया, ट्रेड क्रेडिट अकाउंट्स पेबल की, मैंने पेमेंट की तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कितनी सी कम हो रही है, 50,000 से, ये 50,000 पेमेंट हो गई। अब 50,000 पेमेंट किससे हुई, कैश से, तो मेरा कैश अकाउंट भी कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा, 50,000, ठीक है, तो ये 50,000 से 50,000 कैश कम होगा, ठीक है। अब नरेशन क्या होगा, partial payment was made, partial payment made on for paying liabilities, ठीक है, या इसको बड़ा भी कर सकते हैं, मेरे पास इतनी जगह नहीं है टाइम सेव करने के लिए कि पार्शियल पेमेंट मेड फॉर द फर्नीचर दैट वाज परचेज अंडर लाइबिलिटी वगैरह, ठीक है। तो लेकिन हम ये पेइंग लाइबिलिटी जो है वो हमारे पास आ गई। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। जब हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो इसके नीचे हम लाइन लगाते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब हमारा जो बिजनेस है वो चल पड़ा है, हमारे पास फर्नीचर भी पड़ा हुआ है, हमारे पास फोटोकॉपिंग इक्विपमेंट भी है, हमारे पास स्टेशनरी भी है, तो डेफिनेटली अब हम अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी ऑपरेशन जब शुरू हुई तो हमने पहली रेवेन्यू कमाई, और यहाँ पे मैं डेट एज्यूम करता हूँ कि 12 जनवरी को हमने सर्विसेज परफॉर्म किए, ठीक है। और सर्विसेज क्या, फोटोकॉपिंग सर्विसेज परफॉर्म किए, और उस पर हमने जो फोटोकॉपिंग दी पूरे दिन में हमने कितनी की, तो हमने कहा कि
performed photocopying services of these, हम एज्यूम कर देते हैं कि हमारा जो पहले दिन की जो सील हुई वो हम कह देते हैं कि एज्यूम करें 3,500, ठीक है। 3,500 रुपीज़ की हमने फोटोकॉपिंग सर्विसेज परफॉर्म की, परफॉर्म फोटोकॉपिंग सर्विसेज और 3,500 इन कैश। अब ये हमने क्या किया, हमने जब सर्विस परफॉर्म की तो ये तो हमारा मेन रेवेन्यू है ना। हमने जब सर्विसेज परफॉर्म की तो हमें क्या मिला, कैश, ठीक है। हमने फोटोकॉपिंग की, फोटोकॉपिंग जब की तो हमें कितने पैसे मिले, 3,500। तो ये 3,500 हमारा क्या है, एसेट है, इंक्रीज क्या हो जाएगा, डेबिट। अब ये क्यों हमारे पास 3,500 रुपीज आई, हमने कहा कि फोटोकॉपिंग सर्विसेज परफॉर्म की, तो हमारा क्या है, तो हमने जब रेवेन्यू परफॉर्म किया, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या है, क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट हमारे पास कैश आया कितना, 3,500, तो कैश एक एसेट है, एसेट में इंक्रीज डेबिट। और ये इंक्रीज इन एसेट क्यों आया, क्योंकि हमने रेवेन्यू परफॉर्म की, रेवेन्यू में इंक्रीज है। हेलो, तो हमारे पास जो यहाँ पे ये कौन सी तारीख है भाई, 12 जनवरी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 जनवरी 2020 को हमारे पास कैश मौसूल हुआ कितना, 3,500, वो डेबिट हो गया। और ये कहाँ से हुआ, 500 लिखेंगे फोटोकॉपीइंग रेवेन्यू, या सिर्फ इसको लिखते हैं सर्विस रेवेन्यू का नाम दे देते हैं। सर्विस रेवेन्यू हमने कमाई कितनी की, 3,500, ठीक है। 500 तो हमें कैश रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू का मतलब ये है कि हमने जो रेवेन्यू परफॉर्म की वो इन कैश, ठीक है। अब ये हमारी रेवेन्यू हो गई। इसी तरह एक और रेवेन्यू का हम देख लेते हैं, या साथ ही हम ले लेते हैं कि चलिए जी ये 17 जनवरी को एक और रेवेन्यू हम कंसिडर करते हैं, 17 जनवरी, ठीक है। अब ये हम एज्यूम करते हैं कि आप एज्यूम कीजिए कि ये जो रेवेन्यू हम परफॉर्म कर रहे हैं ये किसी स्कूल के लिए कर रहे हैं। एक स्कूल है जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और उसके लिए उसने कोई स्टेशनरी, उसके कोई एग्जामिनेशन हो रहे हैं या कोई रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने फोटोकॉपीइंग की, तो अच्छा खासा बिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि परफॉर्म फोटोकॉपीइंग services of rupees 15,000 for अलिफ स्कूल, ठीक है। ये स्कूल को मैं हाइपोथेटिकल नेम अलिफ स्कूल, एंड बिल was sent। अच्छा, अब ये देखें क्या हुआ कि फोटोकॉपीइंग सर्विसेज परफॉर्म हुई, कितनी की, 15,000 की अलिफ स्कूल को, और उनको बिल भेजा गया। जब उनको बिल भेजा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल बेचने के साथ उन्होंने कोई कैश मौसूल नहीं किया। तो अभी क्या हुआ कि हम अगर अपनी तरफ से ये देखें, वही बात हो गई कि हमने कहा कि हर एक ट्रांजैक्शन एक परचेज और सेल है। तो यहाँ पे हमने क्या सेल किए, हमने अपने सर्विसेज सेल किए, किसको, स्कूल को। हमने अपनी तरफ से परफॉर्म कर दी हुई है। जब हमने परफॉर्म कर दिया तो रिस्क ट्रांसफर हो गया, किस पे, स्कूल पे ट्रांसफर हो गया। तो अब हमारा क्लेम बनता है, ठीक है। स्कूल पे हमारा कितना क्लेम बन रहा है,
15,000 का, कि अब हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारा एक अकाउंट रिसीवेबल है जिसको हम ट्रेड डेटर करेंगे, जो है एसेट। हमारा एक एसेट क्रिएट हो गया 15,000 का, और इंक्रीज हो रहा है एसेट में, तो हम उसको डेबिट करेंगे। इस एसेट का नाम क्या होगा? जैसे हमारा ट्रेड क्रेडिटर या अकाउंट पेबल था, इसी तरह जो हमें मौसूल होने हैं, जो कि सर्विसेज हमने परफॉर्म किए लेकिन अभी तक हमें मिले नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड डेटर है। तो ये हमारा एक एसेट है, एसेट में इंक्रीज डेबिट हो रहा है, और ये रेवेन्यू की वजह से हो रहा है, तो ये रेवेन्यू में जो इंक्रीज है वो हमारा हो रहा है क्रेडिट। ये 17 जनवरी को यहाँ पे हम एक और ट्रांजेक्शन कर देते हैं। 17 जनवरी 20 को हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर की बजाय इस बार आएगा ट्रेड डेटर, ठीक है, ट्रेड डेटर्स। और ये इसको जो अमेरिकन सिस्टम है उसमें अकाउंट्स रिसीवेबल्स कहा जाता है, अकाउंट रिसीवेबल्स। तो अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड डेटर एक ही चीज है। तो कितना? 15,000, ठीक है। ये 15,000 हमारा इंक्रीज हुआ एसेट में, डेबिट हो गया। और इंक्रीज और किस में हुआ? रेवेन्यू में। तो सर्विस रेवेन्यू हमारा परफॉर्म हो चुका है कितना? 15,000 का, तो 15,000 हमारा सर्विस रेवेन्यू हो गया। मेरे में आ गया परफॉर्म सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, हमने सर्विसेज परफॉर्म किए क्रेडिट। अब हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि आप कहते हैं कि क्लास लेनी है जी, कोई क्वेश्चन हाँ था? हो गया हाँ अच्छा जी, तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि अब 20th को ठीक है, हमने अलिफ स्कूल से ये तमाम पैसे क्या करनी है? मौसूल करनी है। रिसीव्ड फोन भी म्यूट नहीं है, बस सुन रहा हूँ। कैश फ्रॉम अलिफ स्कूल ठीक है, रिसीव कैश फ्रॉम अलिफ स्कूल फॉर द सर्विसेज that were performed on 17 ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या रिसीव्ड कैश, वो सब तमाम का तमाम कैश हम क्या करें, एज्यूम करें कि हमें मौसूल हो गया कब? 20th को। और इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो कैश हमें मौसूल हुआ, कैश में इंक्रीज क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा, कैश में इंक्रीज डेबिट होगा। डेबिट। और जो हमारी दूसरा अकाउंट है कौन सा? ट्रेड डेटर, उसमें डिक्रीज हो रहा है। तो ट्रेड डेटर में जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट मस्ट बी। तो यहाँ पर हमारे पास 20th जनवरी को 20th जनवरी 2020 को हमारे पास कैश मौसूल हुआ। कितना कैश मौसूल हुआ भाई? 15,000 जितना स्कूल ने सारा पे कर दिया। और किसकी वजह से पे किया? क्योंकि वो ट्रेड डेटर वो सारा का सारा मौसूल हो चुका हुआ है। तो वो ट्रेड डेटर हमारा एसेट पहले डेबिट हुआ था, अब उसमें कमी हुई क्योंकि अब उसने वो पैसे दे दिए, हमारा क्लेम उन पे खत्म हो गया। तो वो कितने से? 15,000। ये हमारी रिसीट भी हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने लाइन लिखी थी, इसको मैंने लाइन लगा दी, और यहाँ पे आ जाएगा रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर
फ्रॉम ट्रेड डेटर, ठीक है, ट्रेड डेटर वही कस्टमर नेम, तो ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, और आप में से पता नहीं किसने अपने साथ बच्चा बिठाया हुआ है, वो सुबह से मुझे लाइन ही खींच के दे रहा है। आप लोगों को ये लाइन ही नजर आ रही है इसलिए सिर्फ मुझे नजर आ रही है? हाँ, नजर आ रही है। आ रही है ये आ रही लाइनें नजर आ रही है। कोई बच्चा लगा हुआ है हमारे साथ क्लास ले रहा है, ये बड़ा होके अकाउंटेंट बनेगा। अच्छा जी, ये अब कोई छोटा बच्चा से क्लास में। हाँ जी, तो अब क्या है कि हो गए हैं एक्सपेंस, अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, वो भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अच्छा, वैसे ये जो रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड किया था, आपके ख्याल में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी थी जो रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड किए? जी, जो रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड किए वो तमाम के तमाम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, और एक्सपेंसेस भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो रही हैं। ऑपरेटिंग है। सर डबल आवाज आ रही है। सर डबल आवाजें आ रही हैं। अच्छा, माइक किसी का, मेरा ख्याल माइक डबल आवाज सर आई वुड रिक्वेस्ट कि ये बाकी स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ कर दें। हाँ, जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपने माइक जो है म्यूट कर दें, और जब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो उस वक्त आप माइक लगा के कुछ क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, अपने माइक जो है म्यूट कर दें। ये देखें यहाँ पे, ये जो माइक है इसको अगर आप म्यूट करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम एज्यूम करें 25 जनवरी को क्या हुआ कि हमने यूटिलिटी बिल वो हमें मौसूल हुआ मतलब है कि हमें ISO इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है उसके बिल सेंड किया। तो हमने कहा कि यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना करें, चले कर देते हैं कि 3,500 for the month of January with the due date of 5th February 2020। अब इसको एसेस करिए क्या हो रहा है। 25 जनवरी को हमें बिल मौसूल हुआ, उस बिल पे लिखा हुआ कि ये बिल जनवरी के महीने के लिए, ठीक है। अब जनवरी के महीने में हमने कितनी, सर डबल आवाजें आ रही हैं। हमने कितनी इस्तेमाल के। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जो माइक्स हैं उसको म्यूट कर दें। सर आपकी डबल वॉइस आ रही है। सर माइक्स म्यूट है सबके, आवाज डबल हो रही है। आपके अकाउंट में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप जो भी बात करते हैं वो डबल आती है। कुछ लोगों की म्यूट मुझे नजर नहीं आ रहे। सर अब ठीक आ रही है आपकी आवाज जी। अब सर अब ठीक आ रही है आपकी आवाज जी। बच्ची आप बोलने की आवाज आती है, अब आपकी आवाज ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल मौसूल हुआ 3,500 जनवरी के महीने के लिए, लेकिन उसका ड्यू डेट जो है वो कर रही है। मतलब ये है कि हमने ड्यू डेट जो है पेमेंट नहीं, लेकिन इससे साबित क्या हो रहा है कि हमारा कोई हमने सर्विसेज कंज्यूम किए जो कि हमारी एक्सपीरियंस से थे, और इसकी वजह से हमने फ्यूचर में कैश आउट, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमारी एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है।
सर आपकी समझ नहीं आ जो रही। हमने कंज्यूम की वो तो हमारा एको बहुत expense ज्यादा है। है। सर बहुत शोर आ रहे हैं आपकी तरफ से। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज से क्लियर नहीं आ रही। सर डिस्ट्रैक्शन बहुत आ रहा है। ये कुछ लोगों के मुझे नजर आ रहा है कि अभी तक माइक खुले हैं, माइक अपने आप म्यूट कर लें तो फिर ये डिस्टॉर्शन नहीं होगी। मिनाहिल आपका माइक अभी भी ऑन है। और किस किस का ऑन है? बाकी ने म्यूट किया हुआ है। अब सही हो गई सर। अब सही हो गई, ठीक है। तो समझ आ गई कि क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि हमने बिजली कंज्यूम की तो हमने सर्विसेज जब कंज्यूम किए तो वो कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज हमारे क्या हो गए, वो हो गए हमारे एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जब हो जाता है तो ये देखें, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट। लेकिन हमने पे नहीं किया इसको, लेकिन हमने पे करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमने जनवरी में सर्विसेज कंज्यूम की, तो जब हमने पे करना होगा तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। ये बिल मौसूल होने से हमारी लाइबिलिटी कितनी जब क्रिएट हुई तो मतलब है कि लाइबिलिटी में इजाफा हुआ। लाइबिलिटी में इजाफा क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन है 25 जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा बिल हमने मौसूल किया 3500 का, तो हम कहेंगे कि हमारा एक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो हो रहा है डेबिट। साथ ही हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, वो होगी क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जब जर्नल में करेंगे तो 25 जनवरी 2020 को हमारा सबसे पहले हुआ एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या यूटिलिटी एक्सपेंस, तो जेनरिक जो नेम है वो है यूटिलिटी एक्सपेंस। तो हमारा यूटिलिटी एक्सपेंस इनकर हुआ, कितने का इनकर हुआ, जो बिल पे लिखा हुआ है वही हो गया। कितना हो गया, 3500। ये फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हमारा एक्सपेंस हो गया। और ये जो यूटिलिटी बिल है हमने पे नहीं किया लेकिन पे करना होगा, इसकी वजह से हम क्या हुए, लायबल। और जब हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो हमारी लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो वो होगी डेबिट। तो इसको हम कहेंगे यूटिलिटी बिल पेएबल, बिल पेएबल। ठीक है, अब ये देखें, यूटिलिटी एक्सपेंस टू यूटिलिटी बिल पेएबल। इसको मैंने ट्रेड क्रेडिटर नहीं कहा। अब ये ट्रेड क्रेडिटर क्यों नहीं कहा, लेकिन ट्रेड क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिससे हम जनरल सप्लाईज खरीदते रहते हैं। ये हमारी एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस की जो लाइबिलिटीज होती हैं उसको हम उसी के साथ, यानी यूटिलिटी बिल पे हो गए इस तरह के, या सर्विसेज पेएबल हो गए, उसके नाम से हम इसको जानेंगे। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी 3500 से क्या होगी, वो हो जाएगी क्रेडिट। तो अब देखें हमारे पांचों के 5 अकाउंट, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, इन तमाम को हमने रिकॉर्ड कर दिया हुआ है। और इसके रिकॉर्ड को हमने देखा कि ये रिकॉर्ड कैसे होता है। हमने इसमें देखा कि जब भी इसको रिकॉर्ड करते हैं एसेट में इजाफा वो हो रहा है डेबिट। एक बार फिर इसको शुरू से देख लेते हैं। हमने कैश इन्वेस्ट किया, मालिक ने कैश पे किया तो कैश में इंक्रीज डेबिट हो गया, और जो इक्विटी थी इक्विटी में इंक्रीज क्रेडिट हो गई थी। फिर हमने प्रीपेड रेंट पे किया, प्रीपेड रेंट एक एसेट है उसमें इंक्रीज डेबिट हुआ। कैश से पे किया था तो कैश एक एसेट डिक्रीज हुआ था तो उसको क्रेडिट कर दिया था। फर्नीचर एक एसेट है उसमें इंक्रीज हुआ तो 100,000 डेबिट हो गया था। और क्योंकि हमने इसको क्रेडिट पे खरीदा था तो ट्रेड क्रेडिटर या अकाउंट्स पेएबल, हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, लाइबिलिटी में इंक्रीज हमने क्या कर दी थी, क्रेडिट। इक्विपमेंट हमने खरीदा, इक्विपमेंट एक एसेट है तो इक्विपमेंट में इंक्रीज डेबिट हुआ। इक्विपमेंट को हमने पार्शियली कैश से खरीदा था तो हमारा कैश डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन कैश जो है वो हमने क्रेडिट कर दिया था। साथ ही जो बैलेंस बच गया था वो हमने बाद में पे करने का प्रॉमिस किया था, तो 50,000 हमारा अब आउटस्टैंडिंग क्रेडिट पड़ा हुआ था तो वो हमने लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। फिर हमने स्टेशनरी खरीदी, कैश में खरीदी, स्टेशनरी इंक्रीज हुई तो डेबिट हुई, और कैश डिक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट हुआ। फिर स्टोर सप्लाई खरीदी, उस तरह जिस तरह स्टेशनरी और स्टोर सप्लाई के एक जैसे ट्रांजैक्शन थे,
तो स्टोर सप्लाई डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ एज ए डिक्रीज। अब फिर क्या हुआ कि हमने पे किया जो हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा था, जो फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा था उसकी लाइबिलिटी थी हमारी 100,000। हमने कहा था कि उसको पार्शियल पेमेंट कर देते हैं, तो इसलिए हमारी लाइबिलिटी जो है 100,000 के बजाय 50,000 कम हुई। तो हमने 100,000 के बजाय उसको 50,000 कमी उसमें यानी लाइबिलिटी में कमी डेबिट से रिकॉर्ड कर दिया। और ये इसकी वजह ये हुई कि हमने कैश पे किया तो हमारे कैश भी कम हुआ, तो कैश में कमी वो भी क्रेडिट हो गई। फिर इसके बाद हमने रेवेन्यू कमाई, और जब हमने रेवेन्यू कमाई तो हमने फोटोकॉपी सर्विसेज किए 3,500 के, तो हमें कैश मिला और ये कैश में इंक्रीज 3,500 डेबिट हुआ। और ये हमें कहाँ से मिले, हमने सर्विसेज परफॉर्म किए, तो सर्विस रेवेन्यू यानी रेवेन्यू जब हुआ यानी इंक्रीज इन रेवेन्यू तो वो हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। फिर इसी तरह हमने जो सर्विसेज परफॉर्म किए वो हमने एज ऑन क्रेडिट परफॉर्म किए, यानी हमने सर्विसेज तो परफॉर्म किए लेकिन हमें पैसे नहीं मिले थे, तो हमने कहा कि हमें एक अकाउंट रिसीवेबल यानी ट्रेड डेटर मौसूल होगा, जो कि हमें कहते हैं कि हमारा एक क्लेम है, वो एज एसेट हमारा क्या हो गया, वो हो गया था डेबिट, और हमारा सर्विस रेवेन्यू हो गया था क्रेडिट। जब वो जो ट्रेड डेटर था अकाउंट रिसीवेबल वाला, उसने जब हमें पेमेंट कर दी तो हमारे पास कैश बढ़ा, तो कैश में इंक्रीज क्या हुआ, डेबिट। और फिर जो हमारा ये एसेट था वो क्या हो गया, वो खुद कम हो गया। जब वो कम हुआ तो उसमें कमी यानी उसमें डिक्रीज हमने क्रेडिट कर दी। फिर इसी तरह हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस, जब हमें कोई बिल मौसूल हुआ तो हमने उसको बिल जो एक्सपेंस है उसको डेबिट कर दिया, और इसकी वजह से हम अब लायबल हैं, तो हम पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, ये थी हमारी। ये लास्ट वाला तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपने इसको क्रेडिटर में क्यों नहीं लिखा। हाँ, इसको मैंने क्रेडिटर में इसलिए नहीं लिखा, लेकिन क्रेडिटर हमारे वो होते हैं जिनसे हम मुख्तलिफ चीज़ें लेती हैं, सप्लाई लेते हैं, जैसे ये फोटोकॉपीइंग है ना, तो इसका जो क्रेडिटर होगा वो या तो स्टेशनरी का होगा, कोई पेपर दे रहा होगा इसको, कोई इसको कार्ट्रिज दे रहा होगा, तो ये जो लोग हैं ये इसके क्रेडिटर हैं। लेकिन ये जो आईएसओ है ये इसको यानी हम एज क्रेडिटर तो मान सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस है, और इसमें ये एक्सपेंस जो है हमारा एक्सपेंस पेबल, इसको हम सेपरेटली जो है वो क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये यूटिलिटी बिल पेबल को मैंने सेपरेटली क्लासिफाई किया कि मैं इनको यानी जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें एज ट्रेड क्रेडिटर में इसको मर्ज नहीं करना चाहता, क्योंकि ट्रेड क्रेडिटर में लोगों को ये समझ आएगा कि ये कुछ चीज़ें हमने खरीदी हुई हैं उसके पैसे हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें खरीदी हुई नहीं है, ये हमने बिजली कंज्यूम की हुई है उसके पैसे हैं। तो इसलिए यूटिलिटी बिल पेबल को मैं सेपरेटली ही डिस्क्लोज करने की ख्वाहिश करूँगा, इससे जो है हमारे इंफॉर्मेशन अच्छे से क्या होंगे, डिस्क्लोज होंगे। तो यूटिलिटी एक्सपेंस टू यूटिलिटी बिल पेबल ये हो गई। सर ये स्टोर सप्लाईज और स्टेशनरी को आपने एसेट क्यों ट्रीट किया सर, ये तो एक्सपेंस नहीं होने चाहिए। हाँ, तो इतनी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट के स्टेशनरी जो है, अब मैंने यही क्वेश्चन रेज किया था, जो स्टेशनरी है जैसी मैंने खरीदी तो वो तो ऐसे नहीं हो गई जैसी मैंने खरीद लिया तो कंज्यूम हो गई, नहीं हुई ना। अब ये जो स्टेशनरी है 3-4 महीने क्या होगी, इस्तेमाल होती जाएगी, ठीक है, 3-4 महीने इस्तेमाल होती जाएगी। तो ये अब इसकी यूटिलिटी एक्सपायर नहीं हुई, जब तक इसकी यूटिलिटी एक्सपायर नहीं होगी तो ये मेरा क्या कंसिडर होगा, एसेट, ठीक है। जब ये इस्तेमाल हो जाएगा, इसकी यूटिलिटी एक्सपायर हो जाएगी, तब इस स्टेशनरी को मैं एक्सपेंस में कन्वर्ट करूंगा। इसी तरह स्टोर सप्लाई मैंने क्या किया कि सफाई के लिए जो हमारा ऑफिस है या हमारा स्टोर है उसकी सफाई के लिए जो हमने चीज़ें खरीदी हैं, विम खरीदा या डिटोल खरीदे या झाड़ू पोछा खरीदा, अब वो फिलहाल क्या है, वो हमारे एक एसेट्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो भी 3-4 महीने तो चलेंगे, तो 3-4 महीने तक वो एसेट हैं, और जब वो इस्तेमाल हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो एक्सपेंस होंगे, ठीक है। अब जो है हम एक सर ये इसमें सर एक हैं जो कि मैं आपको एज टास्क दे देता हूं, और वो सर एसेट्स में तो वो चीजें नहीं लिखते जो लॉन्ग टर्म होती हैं। जी, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, वो तो देखें जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं वो तो हम एसेट कंसीडर करते हैं, जैसे इक्विपमेंट हो गए, फर्नीचर हो गया, ये तो आ गया,
ठीक है। अब ये स्टेशनरी और वो जो क्या है स्टोर सप्लाई, इसको मैंने आपको बताया कि आप अंदाजा लगाएंगे कि अगर वो आपने बहुत ही कम मिकदार में खरीदी हुई है और आपको पता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में महीने में ख़त्म हो जाएगी, तो उसको बेशक आप शुरू से क्या कर दें, उसको एक्सपेंस कंसिडर कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई ये तो 3-4 महीने 5 महीने चलेंगे, तो अगर वो 3-4 महीने 5 महीने चलेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट आता है इंफॉर्मेशन पे कि अभी हमने उसको कंज्यूम नहीं किया और हम एक्सपेंस कंसिडर कर देंगे, तो उस पर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सही नज़र नहीं आएगी। तो वो बाद में आपको पता चलेगा कि जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडजस्टमेंट से कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो अब ये फाइनल जो एक ट्रांजैक्शन मैं आपको दे रहा हूँ वो क्या है, सपोज कीजिए 2 ट्रांजैक्शन मैं आपको बताता हूँ, आप खुद करेंगे। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन हम कर देते हैं 27 को, ठीक है, 27 ऑफ जनवरी 20 को एक और रेवेन्यू में कंसिडर कर देता हूँ, परफॉर्म्ड फोटोकॉपीइंग सर्विसेज बिलाल स्कूल of rupees 7,500 in cash, ठीक है। एक ये ट्रांजैक्शन और एक ये लास्ट ट्रांजैक्शन है 29th of January 20 को paid wages to employee of rupees 4,500। अच्छा, इसको आप खुद अब कंसिडर कीजिए कि 27 को जो परफॉर्म फोटोकॉपिंग सर्विसेज फॉर बिलाल स्कूल ऑफ रुपीज 7,500, इसको आप एसेस करें कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। अकाउंट्स रिसीवेबल में सर ये। अच्छा, ये अब ये देखें, कैश डेबिट हो जाएगी 7,500 टू सर्विस रेवेन्यू। मैंने आखिर में क्या लिखा हुआ है ये देखें, रुपीज 7,000 इन कैश। हाँ, अब ये देखें, ये कैश है सर। अलिफ स्कूल था ना, ये अलिफ स्कूल 17 को देखें। अलिफ स्कूल का मैंने क्या, परफॉर्म फोटोकॉपी सर्विसेज ऑफ 15,000 फॉर अलिफ स्कूल एंड बिल वाज सेंट। तो कैश मौसूल नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने बिल सेंड किया था। लेकिन ये बिलाल स्कूल ने क्या किया, अब ये कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ, तो ये कैश हुआ था, सर तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश टू फोटोकॉपी रेवेन्यू में है क्या सर? वो क्रेडिट। रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? रेवेन्यू क्रेडिट। हाँ, रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। और सर कैश कैश क्या हो रहा डेबिट हो है? जाएगा, रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है सर। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और कैश भी इंक्रीज हो रहा है। तो कैश कैश डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये क्रेडिट हो हो गया, जाएगा। क्रेडिट होगा। हाँ, अब ये बताएं, ये 29th of January को क्या हुआ, पेड वेजेस टू एम्प्लॉय, पे वेजेस पे वेजेस अकाउंट सर डेबिट हो वेजेस जाएगा डेबिट होंगी और कैश क्रेडिट। हाँ, वेजेस क्या है, वेजेस है एक्सपेंस, ठीक है। और एक्सपेंस जब भी होंगे तो इंक्रीज जो एक्सपेंस है वो हमेशा डेबिट होते हैं, डेबिट होगा। हाँ। और फिर ये हमने क्या किया, पेड वेजेस, पे किससे होते हैं, हमेशा कैश से होते हैं ना। तो हमारा कैश एक एसेट है, उसमें जब हम पे कर रहे हैं कैश से होते हैं। हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये 2 ट्रांजैक्शन अब कैसे क्रेडिट हो नजर जाएगा। आएंगे 27 और 29 को। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आ रही है 27 की, 27 जनवरी 20। क्या हो रहा है भाई, ये हो गया हमारा पास, कैश आ गया। कैश अकाउंट कितना आया, कैश अकाउंट ये था 7,500। 7,500। सो 7,500 हमारे पास कैश आया। और ये किस वजह से आया, ये आया था हमें सर्विस रेवेन्यू की वजह से 7,000 रेवेन्यू की। ठीक है। अब नरेशन में थोड़ा सा स्किप करूँ ताकि टाइम हमारा बचत हो जाए। और साथ ही यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 29th
ऑफ जनवरी को 29 ऑफ जनवरी को क्या किया? वेजेस एक्सपेंस हमारे वेजेस पे किए। हाँ, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश डेबिट हो गए। वो कितने थे? 4,500। तो 4,500 हमारा वेजेस एक्सपेंस 4,500 डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश हमने पे किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कैश 4,500। ठीक है, तो ये हमारी हो गई भाई पूरे 1 महीने के ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये जो हमने ट्रांजैक्शन किए ये हमने एक क्वेश्चन था सर जी एक क्वेश्चन है सर। जी 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 सर ये आई एम सॉरी बिकॉज आई जॉइंड इन लेट, आई डिड नॉट नो कि इसको कैसे ये सर, ये जो दोनों डेबिट और क्रेडिट की ये जो कॉलम्स हमारे चल रहे हैं सर, जी जी, इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है सर इन दो का सर? अच्छा ये व्हाट इज देयर रेफरेंस पॉइंट? आपको मैंने बता दिया था कि ये जो जनरल है या डेबिट एंड क्रेडिट है, ये हमने पिछली, अगर आपने जो क्लास अटेंड की थी जुम्मे को, तो हमने एंड किया था क्लास के जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल है। हम जब भी किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो उसका हमने एक रूल तय किया था कि रूल क्या हो। जब भी हम किसी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे यानी एसेट में इंक्रीज होगा तो दो ही यानी 2 कॉलम है। अकाउंटिंग क्या करता है? 2 कॉलम मेंटेन करता है, एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। इन 2 कॉलम में वो अपना जो डेटा है वो स्टोर करता है और इसी डेटा को फिर वो प्रोसेस कर सकता है आसानी से। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि इसको वो कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक रूल लगाया था कि एसेट में इंक्रीज हमेशा डेबिट होगा और एसेट में डिक्रीज हमेशा क्रेडिट होगा, और बाकी जो अकाउंट है लायबिलिटी और इक्विटी रेवेन्यू ये इसके बरक्स होंगे, यानी इनमें इंक्रीज क्रेडिट होगा और इनमें डिक्रीज डेबिट होगा। इसी तरह एक्सपेंस पे एसिड ही की तरह रूल आ रहा है, वो क्यों? वो इक्विटी की मुखालिफ है। तो एक्सपेंस में इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, ये हमने रूल लगाए थे। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने किए, ये तमाम के तमाम, जब हम कह रहे हैं कि पहली बार ये होता है जो अकाउंटिंग का बुक ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड होता है, इसको हम जनरल कहते हैं। यही अगर ये जनरल है तो स्पेशल जर्नल भी होते हैं, वो फिलहाल हमारे अब कोर्स में शामिल नहीं है, वो बाद में आपको बताया जाएगा कि स्पेशल जर्नल क्या है। तो जनरल क्या होता है? आप ये देखें कि ये एक स्टोरिंग बुक है, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, बस आप ये ध्यान में रखें। यानी फॉर एग्जांपल आप ये ध्यान में रखें कि अब अगर हम किसी जनरल स्टोर चले जाते हैं या किसी ग्रोसरी स्टोर चले जाते हैं और वहाँ पे जब सामान लेते हैं तो हम वो कार्ट में या अपने शॉपिंग बैग में उस सामान को क्या करते हैं? वो इकट्ठा करते हैं। तो ये हमने उस शॉपिंग बैग में क्या किया? उस सामान को इकट्ठा किया। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमने बुक ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बुक ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड में क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। अब ये रिकॉर्ड तो हो गई है, इसके बाद इसकी क्या होगी? इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, जो कि हम डिफरेंट मेजर में, और फिर उसके बाद ये जो समरी अकाउंट्स हैं उसमें इसमें क्या करेंगे? इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो जाएगी सर इसके बाद हाँ, क्लासिफिकेशन हो जाएगी। हाँ, अब इसके बाद वो क्लासिफिकेशन, वेरी गुड। अब ये हो गया, रिकॉर्डिंग तो हो गया, अभी क्लासिफिकेशन क्या होगा? क्लासिफिकेशन हम यही करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी मुख्तलिफ किस्म के क्या हैं, ये हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है एसेट्स के, इनको अब हम क्लासीफाई सेपरेट। यानी फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछूं आप लोगों से कि तमाम ट्रांजेक्शन तो हो गई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब हमारे पास कैश बैलेंस कितना है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि हमारे पास ये सब है, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस करके यानी निकालना बहुत ही हमारे पास दुश्वार होगा। हम कहेंगे कि अच्छा ये कैश आया था, ये चला गया, तो यहाँ से करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम इसको क्लासिफाइड रिकॉर्ड बनाएंगे, अकाउंट्स, जिसको हम टी अकाउंट्स कहते हैं, वो अब बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि ये बिजनेस तो हो गया, इसका रेवेन्यू कितना हुआ, तो आप अगर इसके रेवेन्यू ढूंढ के मुझे बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे? जो अकाउंटिंग होते हैं वो क्या करते हैं? इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, हर एक अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन करना शुरू करते हैं। अब फिलहाल हम क्या लेते हैं? थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, मे बी थोड़ा सा नमाज पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद फिर इसको देखते हैं कि एक एक्टिविटी, बल्कि ये फर्दर ले जाने के बाद मैं चाहूँगा कि आपको एक एक्टिविटी दे दूँ कि आप उसको, ये फाइल भी मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे। अभी
ये फाइल भी Right, sir. अपलोड कर देता हूँ, साथ ही मैं Okay. एक क्वेश्चन भी अपलोड कर देता हूँ कि जिसमें आप जर्नल खुद बनाने की कोशिश करें। वो आप आज ही की एक्टिविटी में कर लें, तो उसको ठीक है, मैं सर। चेक कर लूंगा। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम फिर उस पे चले जाएंगे, जो तकरीबन कोई, बल्कि मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ तकरीबन आधे घंटे के बाद। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन के लिहाज से जो कि अब मैं अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों की तरह, तो उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, वरना ना हो तो वो आज की एक्टिविटी हो जाएगी और आज का सेशन हम ठीक है। लेकिन मैं कंफर्म करूंगा 3 बजे तक आपकी वो एक्टिविटी मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने उस एक्टिविटी को चेक किया, ठीक है। सर ब्रेक कितने देर बाद हो, कितने टाइम की है? अब आधे घंटे की ब्रेक ले लें, बाद में मैं ऑनलाइन तो रहूंगा लेकिन इस तरह कोई लेक्चर नहीं दूंगा। आप खुद वो क्वेश्चन करते जाएंगे और मुझसे पूछ सकेंगे, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा कि हाँ आपने ठीक किया या आपने गलत किया, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको मैं अपलोड करने वाला हूँ, गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूंगा, ठीक है। वो जर्नल एंट्रीज सर, आपने इसी तरह खुद करनी होगी, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके, सी यू अल्लाह हाफिज़। अल्लाह Yes, sir. सर